तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है पढ़ाई लर्नर्स में। तो जैसा कि आपको मालूम है हम लोग ने चैप्टर 1 लॉस ऑफ मोशन पढ़ लिया है। इसका सम्स भी कर लिया हम लोग ने, इसका थियरी सेक्शन भी कर लिया और इसका मैंने आपको नोट्स भी दे दिया, यानी कि बचा था बस एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द पेयर। तो मैच द पेयर काफ़ी सिंपल है। देखो आपको क्या बोला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और कॉलम 2 को कॉलम 3 से मैच करना है। और कॉलम 1 में आपको क्या कर दिया है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कॉलम को इस कॉलम से किस तरह से हम लोग मैच करेंगे। तो देखो पहले हम लोग जान लेते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन क्या होता है। हम लोगों ने देखा था नेगेटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और जीरो एक्सीलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी में कोई डिक्रीजमेंट इंक्रीमेंट होता ही नहीं। यानी कि सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका इस तरह से इस लाइन में मूव कर रहा है, यानी कि एक्स वेलोसिटी है इसका, कुछ एक्स वेलोसिटी है, एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि एक्स मीटर पर सेकेंड है, लेट अस कंसीडर। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो अगर इसका एक्स वेलोसिटी एक्स ही रहेगा, जब ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सपोज ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ये उसका ए पॉइंट था और ये उसका बी पॉइंट था। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आया तो उसका पूरा जब ये ट्रैवल किया उसके दौरान उसका एक्स मीटर पर सेकेंड ही स्पीड था। तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि जो उसका स्पीड है वो कम ही नहीं हुआ, उसका जो स्पीड है वेलोसिटी है वो कम ही नहीं हो रहा। क्योंकि इधर वेलोसिटी का टर्म में लेंगे, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम होता है, आपको पता है। तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, जीरो एक्सीलरेशन हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ। अभी इधर ही अगर एक्स में एक भी वन भी ऐड हो जाता, यानी कि एक्स प्लस वन भी हो जाता, एक भी परसेंट से अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती तो उधर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता, या एक भी से डिक्रीज होती तो उधर नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाता। तो आई होप आपको समझा होगा। तो देखो फर्स्ट क्या दिया, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। देखो कॉलम 2 में फर्स्ट बोला है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो एक्सीलरेशन, जैसे कि हम लोगों ने देखा। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। और जब ये जो लास्ट है ये तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन में ही जाने वाला है। थ्री ऑप्शन है, थ्री आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच कर लिया। अब सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से मैच करते हैं, चलिए। तो देखो अब इधर क्या दिया है, थर्ड कॉलम में अ कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेस हैज वेलोसिटी ऑफ द 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। यानी कि एक कार था, रेस्ट से चालू हुआ है, रेस्ट से चालू हुआ यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। आपको पता है रेस्ट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तब आपको क्या बोला है कि वो 50 किलोमीटर हार पे जा रहा है 10 सेकंड के पास, यानी कि उसका जो वेलोसिटी हो रहा है 50 किलोमीटर पर हार हो जा रहा है 10 सेकंड के बाद, यानी कि उसका वेलोसिटी 50 से इंक्रीज हो गया। तो बस आपको इसको सिलेक्ट कर देना है इसमें, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ओके। अब देखो अ व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ द 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है। ना तो उसका इंक्रीमेंट का कोई केस दिया ना तो उसका डिक्रीमेंट का कोई केस दिया, यानी कि इधर जो स्पीड होगा या जो वेलोसिटी होगा कांस्टेंट होगा। जैसे कि आप देखो इधर x मीटर पर सेकेंड हुआ, तो अगर कार इधर है तो इधर भी आया तो उसका x किलोमीटर पर सेकेंड ही था। उसके लिए इसका क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। और लास्ट वाला तो ये आ जाएगा। इसमें क्या बोला है कि अ व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से व्हीकल मूव कर रहा था, यानी कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है इस बार उसका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब क्या हुआ, वो हो गया स्टॉप, रुक गया। तो इधर क्या हो गया, अब फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। तो सिंपल सा, आई होप आपको समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको डिफरेंस बिटवीन बताना है। काफ़ी ईजी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डेफिनेशन लिख दिया और सेकंड मैंने बता दिया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, हमको तो पता है डिस्टेंस क्या होता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसने कितना एक्चुअल पार्ट ट्रैवल किया उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो मैंने सिंपल लिख दिया है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट पे। तो हमको मालूम है, हम लोगों ने देखा था काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस देखा था।
और हमको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। जब मैं वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों होता है। उसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ने इतना भी मूव किया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, उसका डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, उसका या एक ही होने दो, 1 मीटर होने दो, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जैसे कि हमने देखा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव यानी कि अगर इधर उसने रिटर्न इधर नहीं आया तो पॉजिटिव हो गया, अगर रिटर्न वो इसी पॉइंट पे आएगा तो जीरो हो जाएगा, और वो अपने पॉइंट से थोड़ा पीछे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। काफ़ी इजी था। अब देखो, अब डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। सिमिलरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। और मैंने क्या किया, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जैसे कि आपको पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। तो वो एक फॉर्मूला लिख दिया, एक्स्ट्रा पॉइंट, ताकि इनमें से अगर कोई भी आप एग्जाम में गलती करो तो आपका इसको मार्क्स दे दिया जाए। अगर मान के चलो आपने इधर स्केलर की जगह वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया गलती से, तो ये पॉइंट ना कंसिडर करते हुए ये पॉइंट कंसिडर कर लिया जाए और आपको मार्क्स मिले। ओके, उसके लिए मैंने लिख दिया आपको फॉर्मूला। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ये थोड़ा इक्वल टू गलत बन गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है। तो अभी क्या हो जाएगा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। बस इतना ही, बहुत ईजी है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन लिख दिया। आई होप आपको समझा होगा किस तरह से डिफरेंस बिटवीन लिखा गया है, और आपको सेम ऐसे एग्जाम में लिखना है ताकि आपको मार्क्स पूरा मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी डिफरेंस बिटवीन है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम लोग कर रहे थे थियरी सेक्शन, तो उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। अब देखो, इन यूनिफॉर्म मोशन जो बॉडी होता है, जब बॉडी मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो उधर जो स्पीड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपका एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये हमेशा जो स्पीड होगा, अगर इसका 25 है तो 25 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 25 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। सिंपली अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो उधर क्या होता है, वेरी करता रहता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा है तो उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके लिए उसका जो स्पीड होता है वो वेरी करता है। तो ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था। अब देखो, अब इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, आपको पता है जब भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताते हैं तो देखो इधर क्या रहता है, इधर आपका डिस्टेंस रहता है, इधर आपका टाइम रहता है, इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो, इसको आप वाई एक्सिस बोलते हो। ओके, तो जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो इधर से जब इधर एक पॉइंट रहेगा, इधर एक पॉइंट रहेगा, इधर एक पॉइंट रहेगा, तो आप जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप ये देखोगे कि आपने एक पॉइंट इधर प्लॉट किया, फिर एक पॉइंट इधर प्लॉट किया, फिर एक पॉइंट इधर प्लॉट किया। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इसका जो वो होगा, आपका जो लाइन होगा, ये क्या है, आपको स्ट्रेट दिख रहा है। लेकिन वही अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि आप जरा नॉन यूनिफॉर्म के लिए मार्क करके देखो, तो आपको क्या होगा, जब भी आप देखोगे कि आपका एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, फिर एक इधर आएगा, तो एक इधर आएगा, तो एक ऐसे जाएगा, मतलब उसका कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये डिफरेंस एक था। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी एक और पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया। अब आप देखोगे कि जो जीरो एक्सलेशन होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं हो रही है, जब स्पीड में नहीं चेंज हो रहे हैं तो वेलोसिटी जो है डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए वेलोसिटी में भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा होगा तो उसको जीरो एक्सलेशन बोलते हैं, आपको पता ही है। और इधर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होता है। देखो स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होना ही है, लेकिन अगर स्पीड नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी चेंज ना हो, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ये किस कंडीशन के लिए, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। ओके, तब इसका जो वो होगा वेलोसिटी वो नहीं चेंज होगा और इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। और क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला है। ओके,
अब देखो फिफ्थ वाला मैंने लिखा है कि अब देखो इसी पॉइंट से मैंने क्या किया, इसको एक पॉइंट और बढ़ा दिया कि इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला ही नहीं है। तो काफ़ी इजी था, इधर ही मैंने लिख दिया कि इधर वेलोसिटी में चेंज होता है, बस इतना डिफरेंस बिटवीन में आपको लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी आता है कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो इधर हमको क्या करना है, आपको 3 टेबल्स दिए हैं। अब जो 3 टेबल्स दिए इसमें आपको एक में इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक में फाइंड करनी है, एक में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक में एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, एक में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक में आपको इनिशियल फाइंड करना है और एक में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आप देखो इधर इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम आपका सेकंड में दिया है और आपका जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड है। सिमिलरली आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको मीटर में दिया है। बस अब देखो इधर आपको काइनेमेटिक इक्वेशन दिए है। हम लोग ने जो 3 लॉस ऑफ इक्वेशन देखे थे, लॉस ऑफ मोशन के इक्वेशन देखे थे, वो इक्वेशन पे आपको सिंपली वैल्यू पुट करने, तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर देखे जाए तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला का आप देखो इसका क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है। 2 आपका इनिशियल वेलोसिटी है, A4 आपका एक्सेलेरेशन है, T आपका टाइम है और ये आपका फॉर्मूला है। पुट करो, तो जब आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका v इक्वल टू यू प्लस AT है, इसमें आप v पुट करोगे, आपको v दिया है, नहीं दिया है तो आप v नहीं पुट कर सकते। आपको u दिया है, हाँ u दिया है तो u आपने इधर पुट करना है। a दिया है, हाँ 4 दिया है, उधर आपको ये इधर पुट करना है और टाइम आपको इधर पुट कर देना है। तो देखो 2 4 3 वैल्यूज पुट किया, 4 3 जा 12, 12 पुट हो गया और 12 प्लस 2 14। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 14। ये किसका आंसर है, ये 14 इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल है। आपको सेकंड के लिए सेम दिया है, मैंने वैल्यूज पुट किया है, लास्ट में आपका 10 मीटर पर सेकंड आ गया है। बहुत ही ईजी है, उसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बस फॉर्मूला में आपको पुट करना है। सेकंड देखो, सेकंड देखो मैंने आंसर लिख दिया, क्या है वो जो आंसर था मैंने लिख दिया, तो इसके लिए आपका फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टेबल देखते हैं। इधर आप इस रो के लिए देखो, इस रो में आपका क्या नहीं है, इस रो में आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वैल्यूज है आपके पास, पुट कर दो फॉर्मूला में, आपका डिस्प्लेसमेंट 69 मीटर्स आ जाएगा। आंसर देख लो, उसे मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस पूरे प्रेजेंटेशन का, ताकि आप इसका जो आंसर है उसको आप अपने आंसर से मैच कर लो। ओके, अब देखो सेकंड रो में आपको क्या है, सेकंड रो में आपका एक्सेलेरेशन नहीं है, वैल्यूज आपको दी गई है, फॉर्मूला भी आपके पास है, पुट करो, आंसर आपका यही आएगा 101%। देखो मैंने क्या क्या सिर्फ वैल्यूज पुट किया है यार, देखो 7 और 4 दिया है, तो मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किया है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मैंने फिर से आपके लिए टेबल फिल कर दिया, इधर 69 आंसर आएगा, इधर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ओके, नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल है हमारा, इधर आपको इस रो में देखना है। देखो इस रो में आपका क्या है, फिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वी स्क्वायर इसका जो यूज कर प्लस 2as दिया है फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करो, आपका 8 मीटर पर आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। इधर आपको क्या नहीं दिया है, इधर आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप जो वैल्यूज दिए उसको तो फॉर्मूला में पुट कर दोगे। उसके बाद आपको इधर देखो, मैं इधर आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको यू स्क्वायर दिया है तो अगर आप इसको डायरेक्ट यू इक्वल टू 4 लिख दोगे तो आंसर वो वैलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा। इधर आपको या तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिखना होगा या तो आपको ऐसा लिख के दिखाना होगा, इधर से स्क्वायर कट करके, यानी कि इधर आपको एक स्टेप और बढ़ाना होगा कि u इक्वल्स टू, आपको u इक्वल्स टू √16 लिख कर तभी आपको नेक्स्ट में 4 मीटर पर सेकंड लिखना है, तभी आपका आंसर राइट होगा, वरना आंसर राइट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल फिल कर लिया। तो देखो पूरा जो आंसर है आपको इधर मैंने दे दिया है, यानी कि आप पहले फाइंड करो और लास्ट में इस पार्ट पे आके पूरा आपका आंसर मैच करो। नहीं हुआ तो पीछे जाके जो भी मैंने सोल्यूशन दी थी उससे मैच करो, आपका किधर नंबर डिस्प्लेस हुआ, यानी कि आपने किधर गलत पुट किया और उसके हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह दिया है, बट आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर है क्यों। आपको पता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का जितना मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हमको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो आपको लिख देना। मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूँ, फिर आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। फिर आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि उधर क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। देखो ना इधर डीसेलरेशन, डी डिक्रीज, तो इसके लिए इधर क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, तो इसके लिए आप नेगेटिव लिख देना।
डी दिखा है, डी डिक्रीज में भी फर्स्ट जो 2 लेटर है डी आता है। तो इस तरह से आप इसको, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो इसके लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। जैसे कि आपको पता है, एक अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता है। उसके लिए क्या होता है, उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है। अब आपको पता है एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, अगर इधर कुछ भी क्रैश हुआ, दोनों के बीच में कोलाइड हुए दोनों, तो इधर से जितना मोमेंटम लगेगा उतना उधर से मोमेंटम लगेगा, यानी कि टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होने वाला है। और आपको पता है जो रॉकेट होता है, ये जो हमारा न्यूटन सर के थर्ड लॉ पे वर्क करता है। रॉकेट पीछे से एकदम एक्सॉस्टली गैस थ्रो करता है, उसकी तरफ से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लग जाता है, यानी कि जो रॉकेट लगाता है उसको एक्शन फोर्स बोलते हैं, और जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो एयर पे प्रेशर लगाता है उसकी वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स उसको एक्शन फोर्स देते हैं, रिएक्शन फोर्स देते हैं, तो उसकी वजह से रॉकेट मूव करता है। तो चलिए एक एक एक्सप्लेनेशन देख लेते। तो देखो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बस फॉर्मूला लिया। इसको उतने एक्सप्लेन करने की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब। सेकंड देखो, डिसलेशन इज नेगेटिव एक्सलेशन, मैंने लिख दिया कि व्हेन द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। ये आपको लिखना है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलेशन भी बोलते हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपोजिट होता है। बस आपको इतना लिखना है, आपको इसका फुल मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड, आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैंने जो बताया था आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी वो चेंज एवरी पॉइंट पे होता है। क्यों होता है मैंने लिख दिया है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पार्ट पे मूव कर रही हो तब उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यानी कि मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखा। फिर जब भी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पार्ट पे मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी भी चेंज होने वाला है, ये तो हमको इस पॉइंट से क्लियर हो गया। अब जो उसका स्पीड होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो तो कांस्टेंट है, बट क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वो जो डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है वो चेंज हो रहा है, उसके लिए उसका क्या होगा, वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। देखा कितना इजी था। तो आप इसको एक बार रीड कर लो, आपको ये समझ जाएगा, और आपको यही आंसर लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इधर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से आपको पता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम। उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसके लिए टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब इधर मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख के दिया है, ये फॉर्मूला आपके डेरिवेशन में था, तो आपको पूरा डेराइव करना है, यानी कि आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना नहीं है, उसके पहले डेरिवेशंस लिखना है। मैंने क्योंकि आपको समझा दिया था उसके लिए एक बार और मैंने इधर लिखा नहीं है। तो इधर आप जब वो डेरिवेशन लिखोगे तभी आपको इधर हाफ मार्क्स नहीं कटेंगे, वरना शायद से हाफ मार्क्स कट सकते, डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। चलिए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि द वर्किंग ऑफ द न्यूटन्स डिपेंड्स ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ, कि द वर्किंग ऑफ द रॉकेट डिपेंड्स ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मैंने एक डेफिनेशन दिया इधर। ओके, डेफिनेशन दे दिया। अब देखो क्या होता है, जो फ्यूल बर्न होता है, जो रॉकेट के इनसाइड में जो फ्यूल बर्न हो रहा है, यानी कि रॉकेट है, चलो ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपका रॉकेट है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, PSLV मानते हैं। PSLV, यू नो अबाउट PSLV। PSLV क्या होता है, स्पेस लॉन्च व्हीकल होता है, जो कि हमारे इंडिया के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी कम प्राइस में बनाया था इसको। इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग स्टेजेस है, जिसके अंदर से हमारा रॉकेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक एक स्टेज में हमारा रॉकेट, इस जो रॉकेट है ये सैटेलाइट को जाकर ऑर्बिट में छोड़ के आता है। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है आपको। तो ये आप 10th में पढ़ोगे, स्पेस मिशन तक करके एक चैप्टर है उसके अंदर। ओके, तो देखो अब इधर क्या होता है, इसके अंदर फ्यूल बर्न होते हैं, इसके अंदर फ्यूल बर्न होते हैं, और ये जो फ्यूल बर्न होते हैं क्या होते हैं, रॉकेट के द बैक साइड से निकलते हैं। इस रॉकेट से के बैक साइड से आपका ये फ्यूल निकलता है। इसको मैं पीला कलर से मार्क कर देता हूँ। देखो इधर से आपका रॉकेट का फ्यूल निकलता है, मतलब वो जो बर्न किया हुआ जो हैवी गैसेस होते हैं, बहुत तेज जो प्रेशर से गैसेस होते हैं, और जो भी आपके साथ जो फायर होती है, फायर भी निकलती है ना, वो तेजी से पीछे की तरफ से वो जो नोजल होता है, नोजल बोलते हैं उसको, इधर इसको जो है नोजल बोलते हैं, नोजल। इस नोजल के थ्रू एकदम तेजी से निकलता है, इसको रियल नोजल बोलते हैं, बैक साइड का नोजल।
ओके, अब क्या होता है, ये जो है ये पुश क्रिएट करता है, इक्वल एंड अपोजिट पुश क्रिएट करता है ये गैस, और जो फायर निकल रहा है इसके लिए क्या होता है, ये ऊपर की तरफ मूव कर देता है। तो इसी के लिए ये जो वर्किंग ऑफ न्यूटन है, मतलब जो रॉकेट है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड्स करता है। तो काफ़ी इजी था। चलिए अब जो हमारा गिव साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। देखो, अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड की तरफ फ्रीली फॉर्म कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, आप इसको रीड कर लेना। देखो क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, यानी कि इन्फ्लुएंस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है, आगे वाले चैप्टर वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मान के चलो एक बिल्डिंग है, मैंने एनिमेशन ही बनाई है उसके अंदर, काफ़ी अच्छा चैप्टर होगा, आप देख लेना। अभी इधर से एक बॉल रखा है, ये बॉल क्या हुआ, गिर गया। अब ये बॉल जब गिरेगा तो इसके अंदर तो कोई प्रेशर नहीं है, यानी कि कोई फोर्स, दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। ग्रेविटेशन का ही एक फोर्स है जो कि इसको नीचे लाएगा। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल होता है। और आपको पता है जब वो फॉल होगा एक स्ट्रेट लाइन में फॉल होगा, स्ट्रेट लाइन में फॉल होगा तो वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि वो ना तो इधर जाएगा, मतलब वो रिटर्न तो ऊपर नहीं जाने वाला है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, इसका वेलोसिटी और स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो, अब आपको पता है वेलोसिटी को कांस्टेंट बताने के लिए आप ये बोल सकते हो कि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन का फोर्स एक्ट होता है जिसको हम लोग जी से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? जी से डोनेट करते हैं। और उसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है ग्रेविटेशन का वैल्यू। ये आप आगे वाले चैप्टर्स में देखने वाले हो। ग्रेविटेशन का जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, वेरी करता है। देखो आपका अर्थ में, क्योंकि वो अर्थ हमारा रोटेट करता है और अर्थ का शेप की वजह से वैल्यूज़ जो है जी की वो डिफर करती है पोल्स और इक्वेटर पे। पोल्स पे अलग होता है, पोल्स पे 9.83 मीटर पर सेकंड होता है, और जो हमारा इक्वेटर पे 9.78 मीटर पर सेकंड होता है। ये स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन का जो भी हम लोग लिखते हैं उसको मीटर पर सेकंड का यूनिट होता है उसका, तो डिफर करता है, लेकिन उसका एवरेज जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका इसका वेलोसिटी सेम हो जाता है और उसके लिए क्या होता है, इसका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो जाता है। बस अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो कौन सा एक्सीलरेशन बोलेंगे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कौन सा एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, इसको जीरो एक्सीलरेशन बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर है, इसको मैंने लिख के दिया है, आपको रीड कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इवन थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स इक्वल डायरेक्शन एंड द ऑपोजिट देयर इफेक्ट डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ओके, तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो पहले मैंने क्या किया, न्यूटन का थर्ड लॉ लिख दिया। उसके बाद देखो अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट इस तरह से कोलाइड होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ए कंसिडर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को अगर बी कंसिडर करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा इसको बोलेंगे एक्शन फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा इसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। तो मैंने पहले न्यूटन का थर्ड लॉ लिख दिया, उसके बाद हम लोग एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स मैंने बता दिया। अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ में आपको मालूम है जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ये फोर्स लगाएगा, तो जो ये फोर्स लगाए उसको एक्शन बोलते हैं और जो ये फोर्स लगाए उसको रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखो अब क्या होता है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट जो फोर्स है ये पैर में एक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स लगा रहा है, अगर ये फोर्स एक्शन लगा रहा है तो रिएक्शन फोर्स नहीं लगने वाला है। एक्शन फोर्स लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स 101% है कि लगने वाला है, क्योंकि ये पैर में एक्ट करती है कि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। इस पे अलग फोर्स काम कर रहा है, इस पे अलग फोर्स काम कर रहा है, उसके लिए वो एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे होगा जिसके ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स काम करने वाली है, तो क्या होगा उस पर कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन इन द केस व्हेन देयर इज रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज, देयरफॉर दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। बस इतना ही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी। देखो इसका भी आंसर मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, इसका आंसर मैंने लिख दिया, मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारा टेनिस बॉल होता है उसका जो मास होगा वो क्रिकेट बॉल से तो हल्का होगा। इसका जो मास होगा एज कंपेरेटिव, इसको मैं 10 mt लिख देता हूँ,
ये क्या होगा, स्मॉलर होगा एम सी से, मास ऑफ क्रिकेट बॉल। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो मास है वो ज़्यादा है, तो जब ये हमारे हाथों में स्ट्राइक करेगा तो आपको पता है स्ट्राइकिंग का जो होता है मोमेंटम वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो अभी द वेलोसिटी अगर सेम, देखो द कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट हमको बता दिया, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, रुको मैं आपको बताता हूँ। वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ मास के बारे में बात करते हैं। चलो हम लोग सिर्फ मास के बारे में बात करें, तो जब हम लोग देख रहे हैं कि टेनिस बॉल का जो मास है वो इससे बड़ा है, मतलब छोटा है मास ऑफ क्रिकेट बॉल से, तो हमारा जो मोमेंटम होगा टेनिस बॉल के लिए वो कम होगा। मोमेंटम को पी से डोनेट करते हैं, तो पी ऑफ जो एम होगा, पी ऑफ टी होगा, इसको टेनिस बॉल लिखते हैं, वो कम होगा पी ऑफ सी से, ये आपको पता है। तो उसके लिए जो हमारा फोर्स ज़्यादा लगेगा इस क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए, उसके लिए जो हमारा टेनिस बॉल है वो इजीली कैच हो जाता है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन था, रीड करो समझ जाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द यूनिवर्सिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर टू बी यूनिफॉर्म। अब क्या होगा, अभी इधर पूछा है कि जो वेलोसिटी होता है एक ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे वो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, ना तो वो आगे जा रहा है ना तो पीछे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट पे है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, उसका ज़ीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होने वाला है क्या, नहीं, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, तो उसके लिए उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था, ये मैंने आपको आंसर लिख के दिया, बस इतना ही है। इसके बाद हमारा जो गिव साइंटिफिक रीज़न है वो कंप्लीट होता है। लास्ट आपका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि आपको 5 एग्जांपल लेने हैं सराउंडिंग से और उसको एक्सप्लेनेशन देना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब पे, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए आपको 5 एग्जांपल देने हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए आप क्या करो 5 एग्जांपल लो, और उसमें से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए आप क्या करो एक एग्जांपल कंसिडर कर लो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए 2 एग्जांपल ले लो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए 2 एग्जांपल ले लो, खत्म। आपके ऊपर है, आप 5 एग्जांपल में से कौन सा भी एग्जांपल को आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता सकते हो, न्यूटन थर्ड लॉ सेकंड लॉ बता सकते हो, फर्स्ट लॉ बता सकते हो। ये आपको करना है, बहुत ही ईजी है और ये प्रैक्टिकल है, यानी कि ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आपको पूछ लेंगे कि गिव सम एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऐसे नहीं पूछेंगे कि टेक 5 एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव एक्सप्लेन, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, हमारा जो भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन था देख लिया। जैसे कि आपको पता ही है मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद लाऊंगा, तो आप इन वीडियोस को भी देख लेना। 30 मिनट्स का वीडियो हो गया, मतलब बड़ा ही होगा, क्योंकि अभी देखो मैंने अच्छे से इस कंसेप्ट आपको सभी समझाया, तो आई होप समझा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे तो करना है, क्योंकि उसमें नोट्स फिट सब मिल जाएंगे आपको, कर लेना। तो थैंक यू, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना, मैंने एक बहुत लिखा है। थैंक यू, आपने इधर तक वीडियो देखा। कैसा लगा है सीरीज़, ये फर्स्ट लेसन का आप बताना, और क्या एक्सरसाइज मुझे लाना चाहिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन की नहीं आप बताना। तो इस तरह हम लोग ने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से, अब उसका कुछ भी नहीं बाकी है, नोट्स दे दिया, थ्योरी पढ़ करा दिया, सम्स करा दिया, आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन दे दिया। तो अभी रिवीजन होगा, अभी सब चैप्टर्स हो जाएंगे ना तो रिवीजन होगा। तो आप बस एग्ज़ाम का जब आपका एक यूनिट टेस्ट आएगा ना तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना, तो मैं उस यूनिट टेस्ट के हिसाब से आपके लिए रिवीजन सेक्शन भी बना दूंगा। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आपने इधर तक वीडियो देखा, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।